हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। बोलो, क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास? डायोड का प्रॉब्लम करवाए थे कुछ। चलो, क्वेश्चन से याद आया, कुछ इसका सवाल कर देते हैं। इसका जो तुमको आंसर मिला होगा वो शायद गलत था, अब सही वाला मिल गया होगा। ठीक है, मिल जाएगा, या फिर ये सही वाला आंसर है वो सर भेज देंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। प्रॉब्लम 1 से 13 तक कोई डाउट है तो देखो, सब कोई निकाल लो। पहले सवाल है, आधे लोग के पास तो ना फोन है ना, फोन में से देखो। फोन में भी नहीं है, शेयर कर दो, कोई क्लिक करके फोटो शेयर कर दो तुम, या पीडीएफ शेयर कर दो। इधर आवाज आ रही है? अरे यस सर। हाँ, अच्छा। पेज नंबर फर्स्ट में 1 to 13 में कोई डाउट है तो पूछो। सीधे 13 में तो होगा ये, 13 के पहले का बोलो। 6 में भी है, 6 और 6 के पहले कोई डाउट नहीं है। 6 पता है? देखो, इसमें 60% जो सवाल है ना, वो 30 सेकंड से कम टाइम में होंगे। ये जो पेपर है तुम्हारा, उसमें 60% जो सवाल है वो कितने से कम टाइम में होगा? 30%, 30 सेकंड से भी कम टाइम में होगा। ठीक है, 30 सेकंड समझते हो ना? हाँ, 30 सेकंड। कुछ प्रॉब्लम है जो कि मतलब 2 या 3 मिनट ले सकते हैं, बाकी सब के आसान आसान है। देखो, इस पे लग रहा है इधर F2 और इधर लग रहा है F1। तो अगर इस पे नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स कितना होगा? F1 माइनस F2। एक साइड में कितना लग रहा है? F1 लग रहा है, और दूसरे साइड में F2 लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालोगे, अगर इस साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो F नेट इतना आएगा। इसी नेट फोर्स के चलते ये जो मास है ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। मान लो इसका मास कितना है? m। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? F1 माइनस F2 बाई m। m हमने माना है, मे बी वो आंसर में नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर इसका मास m होता तो ये पूरा जो रॉड है ये कितने से एक्सेलरेट करता? F1 माइनस F2 बाई m से। अब देखो, कह रहा है क्या ना इसमें कि पॉइंट बी पे तुमको टेंशन निकालना है। पॉइंट बी पे क्या करना है? टेंशन निकालना है। तो जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना होता है उस पॉइंट पे क्या करते हैं? काटते हैं। मतलब रस्सी हो, रॉड हो, कुछ भी हो, जिस पॉइंट पे हमें टेंशन निकाले को बोलेगा उसको वहां से क्या करेंगे? कट कर देंगे। काट करके सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो इधर लगेगा F1 और यहाँ पे लगेगा एक टेंशन T जो इसको इधर की तरफ खींचेगा। क्या हो गया? अभी भी सवाल नहीं मिला क्या? और इधर ये A से एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अगर पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये पोर्शन भी कितने से एक्सेलरेट करेगा? ए से ही एक्सेलरेट करेगा। तो यहां लिख सकते हो F1 माइनस टी इक्वल्स टू इसका मास स्मॉल m इंटू ए। अब तुम्हारा काम क्या है? ये टेंशन टी निकालना है। ए तुमने कैलकुलेट कर लिया, ये स्मॉल m निकालना है। तो अगर पूरा मास या लेंथ L था तो मास कैपिटल M था। जब लेंथ कितना हो गया? 1, तो m बाई एल होगा, और y के लिए m बाई एल इंटू वाई होगा। इसको यहाँ पुट कर दो, ये तुम्हारा स्मॉल m हो गया। सो F1 माइनस टी, m की जगह रहोगे m बाई एल इंटू वाई, a की जगह ये वैल्यू F1 माइनस F2 बाई कैपिटल M। सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सर 9। 9 करना। 7 हो गया, 8 हो गया। 7 8 में किसी कोई दिक्कत? चलो 9 देखते हैं। नाइन सर कह रहा है 7। कि सर एक, 7। हाँ 7 ही कर रहे हैं। 7 करना है, अच्छा 9 पहले कर दे रहा है, फिर 7 चलता है। देखो 9 क्या बोल रहा है ना कि एक ब्लॉक है जिसको v वेलोसिटी से खींच रहा है, और जब इसको खींच रहा है तो पीछे पे क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शन लग रहा है। रफ सरफेस है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी। ठीक है, ये इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
म्यू जे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है म्यू एम जी के बराबर, तो एक्सेलेरेशन कितने का आएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, म्यू एम जी के बराबर आएगा। यहाँ से तुमको क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम ही निकालना है ना, कि वेलोसिटी जीरो कब हो जाए। एक छोटा सा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है ना, हाफ होता है क्या, v जीरो करना, u की वैल्यू v के बराबर है a, वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस कितना म्यूजी इनटू टी, सो टी का जो वैल्यू होगा वो होगा v बाई म्यूजी। सर ये पूरा मैं किया था पर रॉन्ग दिखा रहा है। नहीं, अब वो जो तुमको आंसर मिला था ना वो गलत हाँ। था, अभी सही आंसर मिलेगा। ओके सर। वो जो आंसर की मिला था वो किसी और टेस्ट का आंसर की था, अभी मैच कराओगे सही मिलेगा। सिक्स करना, सिक्स भी, अरे सिक्स जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाला रॉड कर रहे हैं ना, जैसे सॉरी सेवेंथ करना, सेवेंथ और सिक्स दोनों सेम सेम है, सिक्स सेवन जो प्रॉब्लम है वो सेम सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल दिया है और सेवेंथ में रॉड जो भी चेन है वो वर्टिकल दिया हुआ है, बस इतने ही का चेंज है, बाकी सब ठीक है। चीज सेम सेम है, ठीक है ना। जहां पे पूछ रहा है टेंशन वहां पे उसको कट कर देंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, क्लियर है। ट्राई करना, नहीं हो तो फिर बाद में बता देंगे। 10 11 12 13 कोई डाउट, 13 में डाउट है, 12 हो गया, 12। 12 हो गया, बताना 12, अच्छा 12 भी बता देना। कह रहा है एक लिफ्ट है, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है तुमको, कितना केजी है 1000 केजी, 1000 केजी इंटू 10 वेट आ जाएगा, ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और स्ट्रिंग कितना का फोर्स दे सकता है 2000 केजी का, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना न्यूटन ये ऊपर लगाएगा, तो इसमें क्या आएगा, ए से एक्सलेट होगा, ये ऊपर की तरफ ए से एक्सलेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है तुम्हारा, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू की कितने से ए से ऊपर एक्सलेट होगा, और उसी एक्सेलेरेशन से तुम क्या निकाल सकते हो, लिफ्ट कितने देर में स्टॉप होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन निकल गया, वेलोसिटी दिया हुआ है तो कितने टाइम में वो रुकेगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो इधर लिखोगे 2000 सॉरी 20,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू मास 1000 इंटू ए, सिंप्लीफाई करोगे ए की वैल्यू आएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, शॉर्टेस्ट टाइम में रोकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2.5 प्लस ए कितना दिया हुआ ए, हाँ 10 10 की जगह माइनस लगेगा इंटू टी, सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्या बोलो बोलो क्या हुआ, दिक्कत है कोई, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कौन से वाले से आंसर मैच करा रहे हो, अच्छा ऑप्शन नहीं है, टाइम पूछ रहे हैं डिस्टेंस पूछ रहा है, अरे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना, तो v जीरो हो जाएगा, u दिया हुआ है, a अभी तुमने कैलकुलेट कर लिया, आप पुट करोगे आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ से s जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर बाई 2a, जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करोगे आंसर आ जाएगा। 13 तो हुआ भी नहीं होगा किसी से, देखो 13 जो है ना इसको बिना सॉल्व किए आंसर टिक करने वाला है, जो भी 13 था इसको क्या करना, जब ऐसे सवाल आ जाए ना तो फिर थोड़ा सा
जो भी तुम्हारे ऊपर वाले हैं उनको याद करके तुक्का लगा, ठीक है। चलो, इसमें होता क्या है ना, अगर इसको बढ़िया से सॉल्व करोगे, बढ़िया से कहने का मतलब फिजिक्स का रूल फॉलो करके, फिजिक्स का रूल फॉलो करके करोगे तो टाइम लगेगा 5 मिनट कम से कम, ठीक है ना। हम करेंगे तो मे भी 5 मिनट, तुम करोगे तो हाँ तो और टाइम लगेगा। तो अब तुम्हारा काम क्या है, इसमें 3 ऑप्शन है, कौन कौन, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 20, 30, 25 और 35 है, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी दिमाग लगा सकता है कि ये अगर ब्लॉक ए जो है ये 10 से नीचे आ रहा है, 10 से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है बी ये कितने से ऊपर जाएगा, जब तक ये यहाँ पे टच करेगा ना 10 से, तो ये कितना ऊपर जाएगा, 10 ने 20 जाएगा भैया। ये 2 बार रस्सी घूम के आई थी, ये जो रस्सी घूम के आ रहा है जो इससे लगा हुआ कितनी बार घुमा है इस पे, ये अगर x से नीचे मूव कर रहा है ना तो ये जो ब्लॉक है ये कितने से जाएगा, 2x से जाएगा। जब भी पुले के ऊपर रस्सी 2 बार घूम रही है तो अगर ये जो पूरा सिस्टम है ये x से नीचे आ रहा है तो जो यहाँ से कनेक्टेड है वो कितने से ऊपर जाएगा, 2x से ऊपर जाएगा। मतलब ये 10 से नीचे आ रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 20 से जाएगा। तो आंसर 20 होना चाहिए नहीं। जब ये नीचे टच करेगा ना तो उस स्टैंड पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, जिस स्टैंड पे ये टच करेगा नीचे, टच करते ही क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, टच करते ही क्या होगा, टेंशन जीरो। लेकिन ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो ये वेलोसिटी जब गेन कर लिया ना तो इसकी टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने की। कब तक, जब तक ये वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, यानी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पोटेंशियल में, यानी ये कुछ ऊपर जाएगा h। ये h की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्योंकि ये 20 तो तुमको पता ही है। तो एक तरीके से देख सकते हो कि जो आंसर होगा समथिंग कितना है, 20 प्लस h, ठीक है ना। आंसर क्या होना चाहिए, 20 प्लस h। अभी इसमें 3 ऑप्शन है, मतलब 1/3 तो ऐसे हो गया, पहले 1/4 था, अभी कितना हो गया 1/3। तो अब तुम अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा। ऑप्शन 3 गलत है, 4 तो बहुत ज्यादा, 4 नहीं होगा, वही 2 और 3 में सोच सकते हो। 4 कितना ज्यादा दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर ज्यादा दिया, तो 4 का तो सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, 4 का नहीं सोचेंगे, कितना किसका किसका सोचेंगे, 2 और 3 का, ठीक है। तो तुम 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, अब तुम्हारे भाग्य में है कि कितना, हाँ अगर होंगे तो होगा। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना देखते हैं। इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, इसके ऊपर टेंशन T लगेगा, ये हैंग कर रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो ब्लॉक है ना इस पे ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 2T, नीचे की तरफ कितना लगेगा, मास दिया इसका 60 न्यूटन। और मान लो ये एक्सेलेरेट कर रहा नीचे की तरफ ए से, ठीक है। दूसरे ब्लॉक का बीडी बनाएंगे, दूसरा ब्लॉक टेंशन T ऊपर लग रहा है, नीचे 20 न्यूटन लग रहा है, और ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ए बी से। बॉडी बन गया, इतना सबको आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम आंख बंद करके भी बनना चाहिए फिजिक्स में, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में नहीं बनेगा फिर न्यूटन लॉ का सवाल नहीं होगा। क्लियर है इतना तक। अब यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा काम क्या होता है, इक्वेशन निकालना, इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो देखो इधर ए के डायरेक्शन में क्या 60, तो 60 माइनस 2t बराबर किसके होगा, 6 इंटू ए के, ये इक्वेशन 1। अब चलते हैं इक्वेशन 2 के पास, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी। इक्वेशन कितना, 2, अननोन कितने हैं, 2 ही अननोन है। अननोन देखो कितने हैं, टेंशन नहीं पता, ये पता है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए, और एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी भी नहीं पता, यानी अननोन 3 और इक्वेशन कितने। तो कैसे करेंगे, फिर पूछेंगे टेंशन से, भैया एक और इक्वेशन दे दो। जब फ्री बॉडी डायग्राम से काम नहीं चलता है ना तो किसके पास जाते हैं, रस्सी के पास, उसको सब पता होता है, रस्सी को सबका चाल पता होता है, वो बता देगा क्योंकि रस्सी से ही ब्लॉक कनेक्टेड है ना, तो उसको पता है कौन किधर जा रहा है। तो वो रस्सी के पास सबका आइडिया है कि कौन कितने से एक्सेलेरेट हो रहा है, कौन कितने से कितने की वेलोसिटी है और कितने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको सब पता है, वो सब बताएगा। तो चलेंगे जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो रस्सी का रिलेशन क्या होता है, मतलब ये कांस्टेंट रिलेशन है। जब ये दोनों रिलेशन फेल हो जाते हैं इन दोनों से, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो जाते हैं ज्यादा, तो किसके पास पहुंचते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट के पास। ये सब बताता है,
कैसे बताएगा? होता है ना कि वर्क डन बाई, टोटल वर्क डन बाई स्ट्रिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। ठीक है, टोटल वर्क डन बाई स्ट्रिंग ऑन अ गिवन सिस्टम क्या होगा? 0 होगा। तो इसके पास चला, पूछते हैं कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये बोलेगा कि T1 x1 प्लस T2 x2 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये x से डिस्प्लेस किया या x1 से डिस्प्लेस किया और ये x2 से डिस्प्लेस किया, तो जब सम करेंगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन क्या होता है? 0। तो ये किसके चलते हैं? मान लो इसके चलते हैं। ये पोर्शन किसके चलते हैं? इसके चलते। दोनों को ऐड करोगे कितना होना चाहिए? 0। अगर इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? T1 v1 प्लस T2 v2 0। ये वेलोसिटी बता दी कि ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है, ये कितने से वेलोसिटी चल रहा है, और टेंशन तो दिख रहा है। नेक्स्ट इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? T1 a1 प्लस T2 a2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इसमें टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। तो साइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ कितना होगा? 2t माइनस AA। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि टेंशन किधर है? ऊपर। एक्सीलरेशन किधर है? नीचे। अब चलेंगे इसके पास। प्लस टेंशन किधर है? ऊपर। एक्सीलरेशन किधर है? दोनों मल्टीप्लाई होगा। साइन का टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, तो प्लस प्लस होगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक और रिलेशन मिलेगा जो बताएगा 2a इज इक्वल टू हाउ मच, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा। और एक और की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिख रहे हैं। 2va इज इक्वल टू vb, इसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व करोगे, क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन पता चलेगा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन पता चलेगा तो हम पता करेंगे कि जब ये इसको टच कर रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया तो इसका भी निकल जाएगा, या फिर इसका निकल गया तो इसका निकल गया। हमें इस एक्सेलरेशन की जरूरत है क्योंकि जैसे ये ग्राउंड पे टच करेगा ना तो ये क्या करेगा? ये ऊपर ए से ए बी से एक्सेलेरेट कर रहा था, फिर रुक जाएगा। ए बी से जब एक्सेलेरेट कर रहा था, जैसे ये टच करा, ये ए बी खत्म होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्यों एक्सेलेरेट हो रहा था? इस टेंशन के चलते। ये जैसे ग्राउंड पे टच करा, जितना भी स्ट्रिंग था वो क्या होगा? लूज हो गया, और लूज हो गया तो ये कंपोनेंट चला जाएगा, और जैसे ये कंपोनेंट गायब होगा ये ब्लॉक फ्री फॉल में आ जाएगा। फ्री फॉल। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा तो पहले ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा। तुमसे क्या पूछ रहा था? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए तुमको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। 2 मीटर आ रहा है, किसका? ए का या बी का? तो ए जो होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए बी कितना हो जाएगा? चेक कर लो, सबको एक बार चेक कर लो। 1, 2, 3 को सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा? हाँ, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। देखो ये गलत हो सकता है, चेंज कर लो। अब तुम्हारे पास यहाँ से लेसन क्या मिलेगा ना? यहाँ से मिलेगा 6AA प्लस 4AB इज इक्वल टू हाउ मच? 20। अब ये रिलेशन है यहाँ पे, वो यूज कर लो। होगा?
सॉल्व करें कितना आया, ए का वैल्यू बताओ, 8/10/7 और ये ए बी हो जाएगा 20/7। यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो दूसरा ब्लॉक जब वो टच करेगा दूसरे ब्लॉक पे सीधे चलते हैं, जब वो नीचे टच करा ग्राउंड से हिट करा तो दूसरा ब्लॉक कहाँ चला गया है, 20 मीटर ऊपर जा चुका है। इस 20 के आगे का हमें कैलकुलेशन करना है, 20 तक कुछ नहीं करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, इस 20 के आगे का। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा वीबी, वो कैलकुलेट करेंगे। यही वेलोसिटी लेकर के ऊपर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये एच हमें कैलकुलेट करना है। तो उस एच के लिए पहले इस वीबी की जरूरत है कि वीबी का वैल्यू कितना होगा। कैसे आएगा वो, वीबी कैलकुलेट करने का कोई तरीका? चलो ध्यान सुन लो, हम बता रहे हैं। ये ब्लॉक कहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहाँ चला गया, ये कैलकुलेट करना है, ये हमें दिया हुआ। और इसका साथ ही साथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे सॉल्व करोगे, v ही कैलकुलेट करना है, तो ये वी स्क्वायर होगा, ये तो 0 है। 2 इंटू 20/7 इंटू एस कितना है, 20। तो यहाँ से वी कैलकुलेट कर सकते हो, वी विल बी 20√2/7। वेलोसिटी आ गया, ठीक है। एक बार वेलोसिटी आ गया तो हाइट आराम से निकल सकते। हाइट कैसे निकलेगा, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। ये अप्लाई कर दोगे आ जाएगा, वही है। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एम कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से होगा वी बी दिया हुआ, तो रख दो 1/2 इंटू 400 इंटू 2/7 G10 H। 5 और 749 कौन सा है, 2, ठीक है। तो ये 20 में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करोगे 5 से 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। वो ऐसे प्रॉब्लम पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 4 नंबर के चलते हैं 10-12 नंबर चला जाएगा। हाँ, ऐसा मिले ना तो छोड़ दो, आगे चले जाओ, फिर वापस आना जब टाइम मिले तुम्हारे पास। मतलब सवाल सॉल्व कर लिए पूरा, 180 का 180 सवाल चेक कर लिए, ठीक है ना। एक बार जैसे पढ़ना शुरू करोगे ना तो पूरा चेक कर लिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस आओगे तो देखोगे कौन सा हो जाए, ठीक है। टाइम बचेगा तब तो वापस आओगे ना, आधे का तो टाइम ही नहीं, आधे का किसी का टाइम नहीं बचते हैं, तो इसलिए छोड़ दिया करो। बाकी सवाल मैंने देखा इसका हाँ, बाकी सवाल जो है ना वो बहुत इजी है। चलो अब कौन सा करना है, 14, 15, 16, 17, 18? 16 करना है सीधे, 14 नहीं करना, 15 भी नहीं करना, ये बंदर वाला नहीं करना। चलो छोड़ो, बंदर वाला आसान है, सही है कि नहीं करना। हाँ 15 भी नहीं करना, 16 करना। 16 बड़े लोग पूछते हैं यार, और ये कुछ है नहीं। ये कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, लैमीज थ्योरम। लैमीज भी शर्मा जाता है कभी कभी, ये सब सवाल क्यों पूछते हो तुम लोग। देखो इसमें क्या है ना, कब यूज करेंगे इसको, जब किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे होंगे। अब पॉइंट बी पे ध्यान से देखोगे तो कितने फोर्स लग रहे हैं, एफ जो हमने लगाया, मास तो पहले से था ही, और टेंशन टी कैलकुलेट करना है क्या, हाँ टेंशन टी तो कैलकुलेट करनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए करना क्या होता है ना, ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। लैमीज में यही चाहिए कि 3 पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, लैमीज बोलता है हमको बता दो और उनके सामने वाला एंगल बता दो। जैसे इस फोर्स के सामने ये एंगल, इस फोर्स के सामने ये एंगल,
लेमीज खुश, उसको और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। फिर मजे में अपना, हाँ बाकी तो करना क्या है देखो, इसमें है ना mg बाई साइन, mg के सामने एंगल कौन सा है 90 प्लस थीटा, तो रख दो यहाँ 90 प्लस थीटा। अब चलेंगे f के पास, f क्या बोल रहा कि मेरे सामने जो एंगल है वो रख दो, तो साइन 180 माइनस, उसके बाद किससे चलेंगे टेंशन के पास, ये बोल रहा साइन 90 है हमारे सामने, तो रख दो। किसको कैलकुलेट करना है, टी को कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, एक बार ऑप्शन भी देख लिएगा, ऑप्शन किसके टर्म में दिया हुआ, सब सारे के सारे आंसर एफ के टर्म में दिया हुआ है, यानी ये दोनों रिलेशन यूज कर लो, कर पाओगे। अगर एम के टर्म में दिया रहता तो ये यूज करते, एफ के टर्म में दिया होता इसको यूज कर लो। और इसको जो लमीज इतना करने का जरूरत भी नहीं था यार, टेंशन का कंपोनेंट लेते सीधे हो जाता, ठीक है ना, टेंशन का कंपोनेंट लेते तो क्या होता, अरे टेंशन के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू कितना होगा थीटा, तो इधर क्या आएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, इधर एफ, इधर तो ये कॉस mg को बैलेंस करेगा साइन, बस खत्म। लैमीज को परेशान करने की जरूरत नहीं थी, इतना बढ़िया से आराम से वो सो रहा था। 17 17 18 19 90 करना, कौन सा सीधे 19 पे चले, इसके पीछे कोई नहीं है ना, चलो बढ़िया। 19 भी जो है ना, ये रस्सी वाला खेल है, क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर टी, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर टी लग रहा है। अब जो दूसरा जो ब्लॉक है ना m2 जो हैंग कर रहा है, उस पे कितने का टेंशन लग रहा है 2t का, इस पे जो टेंशन लगेगा 2t का। अब मन गाली दे रहोगे 2t कैसे आया, इतना आना चाहिए क्योंकि 12th पास करके आ गए हो, ठीक है, हाँ इधर t इधर t, तो इधर टी तो ये 2t हो जाएगा, और वही 2t इस पे लग रहा होगा। चलो अब क्या करना है, अपने मन से एक्सेलेरेशन मान लो कि ये किधर एक्सेलेरेट कर रहा है इधर की तरफ, कितने से a1 से, अगर ये इधर जाएगा तो इसको टेंडेंसी क्या होगी नीचे जाने, कितने से नहीं पता है तो मान लो a2 से। अब क्या करोगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चलेगा इक्वेशन, इस पे एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m2, इससे लिखोगे ना तो t किसके बराबर होगा, बस खत्म। यहां से क्या पता चलेगा m2g माइनस 2t बराबर m2 k2, ठीक है ना। फिर अननोन कितने हो गए, कितने अननोन है 3 अननोन है ना, तो टेंशन पता है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन पता है, फिर किसके पास चलेंगे, हाँ रस्सी के पास, उसको सब पता है, सब पता है कैसे लिख दो 2t, हाँ बढ़िया प्लस t इंटू a1, यहाँ से एक लेसन आएगा जो बताएगा कि 2a1 सॉरी 2a2 बराबर किसके है a1 के, ये तीसरा रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन और ये पहला रिलेशन। 1 2 3 को सॉल्व करो, जो पूछ रहा है बता दो। जब भी फंस जाओ ना, अगर 3 इक्वेशन बना लिए फिर भी 4 अननोन है तो किसके पास जाओगे, रस्सी के पास। अगर 3 अननोन है, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है, तो तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, रस्सी से आएगा। हाँ रस्सी को परेशान करो, उससे पूछो, हो गया 20 21 22 20 20 बताना है, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी लैमीज ही है, ये कौन सा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या है ना कि इस पे देखोगे नीचे फोर्स लग रहा है कितना mg, इधर लग रहा है टेंशन t, और ये जो दीवार है ना इधर फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसी n की वैल्यू निकाल ली है। आ रही बात समझ में, बोलो जल्दी, कैलकुलेट कर लो क्या, थीटा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, थीटा की जरूरत कैसे पड़ेगी, ये जो लेंथ है ना ये कितना दिया हुआ है 2r,
और ये कितना है आर, तो ये थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा कैलकुलेट कर लो, कितना होगा थीटा, कितना होगा, अरे 2r cos थीटा इक्वल्स टू आर, cos थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, बस यार, और नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लो, फिर हो जाएगा। यहाँ पे लैमिस को डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जाके पूछ लो उससे। 21, 22, 23, सर 21 सर। हैं क्या पूछ रहे हो ये, किसने पूछा, एक बार आवाज सुनाना तो अपना। सर मैंने। इसमें क्या दिक्कत है, मतलब एक बस पे बैठे हो, बस अगर सडनली चलना शुरू करेगा तो किधर गिरते हो, सर पीछे। हाँ तो बस वही है, काम खत्म। देखो जब जैसे बस पे बैठे हो, रेस्ट में हो, तो तुम्हारी टेंडेंसी क्या रहेगी, रेस्ट में है, मतलब जो ऊपर वाला बॉडी है ना, जैसे बस चलेगा तो जो जहां बैठे हैं कांटेक्ट में, वो कहाँ चले जाएगा, आगे। ऊपर जो बॉडी का पोर्शन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो थोड़ा सा पीछे रहने की कोशिश करता है, तो पीछे जाते हैं। और जब बस रुकता है तो क्या होता है, फिर आगे वाले को धक्का मारते हैं। ऐसा हुआ क्या कि बस मतलब खड़े थे, चला और आगे वाले को धक्का मारे। आगे वाले को धक्का कब लगता है, हाँ जब ब्रेक लगाता है तब वो आगे वाला गाली देता है, ठीक है ना। जब बस चलती है तब कौन गाली देता है, पीछे वाला। समझ गया है? तो ये बस की जगह क्या कर दिया है, अरे घोड़ा कर दिया है। अच्छा चलो एक्सपेरिमेंट कर लेना जाकर के, ये सब मत पूछा करो यार, ये सब कैसे करोगे, ये सब जब नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे फिर से ऊपर वाले का नाम लेकर के कर दो। 22 मत पूछ ना कोई कि सर 22 हमको नहीं आता, 22 पूछना है किसी को, नहीं पूछना है ना, चलो ठीक है। 23, 24, 25, 26, 26 तो सही सवाल है। 26 किसी ने करा, नहीं सर, वो नहीं। सही का मतलब ये है ना कि इसमें भी रस्सी से पूछना पड़ेगा कि कौन किधर जा रहा है। इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुन लो क्या बोल रहे हैं। जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा ना, तो तुम्हारा सबसे पहला एनएलएम का काम ही क्या होता है, एनएलएम का स्टेप पहले देखो क्या होता है। हाँ चलो, एनएलएम का स्टेप होता है, किसी भी एनएलएम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद किसके पास जाते हैं, इससे पूछते हैं इक्वेशन बताओ भैया, ठीक है। तो जितना बॉडी है, जितना बॉडी रहेगा उतना इक्वेशन बनेगा। अगर दो बॉडी है तो दो इक्वेशन, तीन बॉडी है तो तीन इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन बनना है ना, तो अगर इक्वेशन दो है, वेरिएबल कितने हैं, दो है, तो फिर यही पे स्टेप खत्म, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इक्वेशन दो है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, तीन हो गए, ठीक है ना। तब किसके पास जाते हैं, स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 कहता है स्ट्रिंग को परेशान करो। हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। जैसे इसको परेशान करोगे ना, तो ये रिलेशन किसके देगा, डिस्प्लेसमेंट का, या फिर वेलोसिटी का, या फिर एक्सेलेरेशन का। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा तुमको जरूरत किसकी होती है, एक्सेलेरेशन का, ठीक है ना। और एक्सेलेरेशन कहता क्या है, जैसे ये रस्सी, ये ब्लॉक है, इससे एक रस्सी कनेक्टेड है जो टेंशन T लगा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन। यही रस्सी किसी और ब्लॉक से कनेक्टेड था, टेंशन T2 इधर लगा रहा है, और इसका एक्सेलेरेशन मान लो इधर हो रहा है। तो करना क्या है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। ये टेंशन इधर देख रहा है, एक्सेलेरेशन दूसरी तरफ देख रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। बस काम खत्म, उसी को यूज करके सॉल्व करना था इसको। बाकी लोग सोच रहे होंगे सर फ्री बॉडी डायग्राम तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर कंस्ट्रेंट तक कहां से पहुंचेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए सबको, ये जिसको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता। चलो इससे पूछते हैं ब्लॉक ए से कि तुम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ब्लॉक ए बोला कि डायरेक्टली एक फोर्स लग रहा है कितना, F
ऊपर से यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस पुली में एक रस्सी है जो इधर टेंशन टी लगाएगा, वही रस्सी घूम के गई है तो इधर भी टेंशन टी लगेगा, ठीक। अब चलते हैं किसके पास, ब्लॉक बी के पास। ब्लॉक बी क्या बताएगा, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा लेकिन रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी कनेक्टेड है, टेंशन टी, एक पुली कनेक्टेड है, पुली पे सेम रस्सी घूम रही है तो टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर। फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारा बन गया। एमजी का जरूरत नहीं है, इसलिए एमजी दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी मोशन हो रहा है किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए वर्टिकली जो फोर्स लग रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है, दिखा करके उसको फ्री बॉडी डायग्राम गंदा करना नहीं। अब तुम्हारा काम क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन मान लो ये भैया इधर जा रहे हैं कितने से, ए से, और ये भी इधर जा रहे हैं ए बी से। डायरेक्शन गलत भी मान लोगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में बस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ से अगर देखोगे तो F माइनस 2T किसके बराबर होगा, मास कितना दिया हुआ है 2m इंटू ए, पहला इक्वेशन। इसके पास क्या है तो मुझे क्या बताया इसने, 3T इक्वल्स टू मास कितना 4m AB, कितना इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो कितने अननोन है, ना तो ये टेंशन पता है, ना तो ये पता है, ना तो, यानी किसके पास जाना पड़ेगा, स्ट्रिंग के पास जाओ, स्ट्रिंग बता देगा। देखो इसको अगर देखोगे इस पे टोटल स्ट्रिंग फोर्स कितना लग रहा है 2T, तो 2T इंटू माइनस ए बराबर या प्लस इस पे कितना टोटल टेंशन 1 2 3 3T, सेम डायरेक्शन है, ए बी कितने के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 सॉल्व करो, जो भी पूछ रहा है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। किसी कोई कठिनाई कर लोगे, बोलो सर इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होता है, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता क्या करोगे, हाँ चम्मच में पानी लो डूब जाओ, और नहीं तो उससे भी बढ़िया एक और उपाय है, इसे मुंह ऊपर करो थूक लो। अप्लाई करे हो कभी, अरे नहीं मजाक है, करना सब ट्राई मत करने लगना, चम्मच में डूब रहे हैं फिर ऊपर करके, हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। सवाल करो दिन भर में 20-25, बोलो जल्दी। 26 हो गया, 27 करा किसी ने। अरे ये जो 27 है ना, देखो इसमें होता क्या है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ना इसको कैसे हैंडल करेंगे। स्प्रिंग को हैंडल ही नहीं करता। स्प्रिंग क्या करता है, दोनों एंड पे सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। जैसे ये स्प्रिंग है ना, अब स्प्रिंग का काम क्या है, अगर इधर कनेक्टेड है और इधर कनेक्टेड है तो इसका काम क्या है ना कि इधर भी फोर्स लगाएगा Fs और इधर भी फोर्स लगाएगा Fs, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। तो किसी भी दो बॉडी से जो स्प्रिंग कनेक्टेड है ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, जैसे ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर कितना 32 न्यूटन, ठीक है। स्प्रिंग किसमें, कंप्रेशन में है या एलोंगेशन में, देखो अरे अपोजिट कर रहे हैं तो एलोंगेशन में है ना, तो एलोंगेशन में तो ये क्या करेगा, खींचेगा। स्प्रिंग के लिए ये थोड़ा सा सोचना होता है खींचेगा या धक्का देगा, क्योंकि ये दोनों करता है। रस्सी की तरह नहीं है कि बस क्या कर रहा है खींच रहा है, रस्सी धक्का नहीं देता। अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक के पास। दूसरे ब्लॉक ने क्या बोला, मेरे फोर्स लग रहा है Fs और एक फोर्स लग रहा है इतना। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछ रहा है क्या, when acceleration of the blocks are equal and constant x, हाँ एक्सटेंशन ही पूछ रहा है। तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसको भी a मान लो और इसको भी a मान लो, फिर वहां से कैलकुलेट कर लो। कितने अननोन बनेंगे यहाँ से, दो अननोन है ना, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो जब इससे सॉल्व करोगे ना तो Fs की वैल्यू आएगी, जब इन दोनों इक्वेशन से, या दो इक्वेशन आएंगे यहाँ से और यहाँ से क्या निकलेगा Fs किसके बराबर होता है k इंटू एक्स के बराबर। तो x कैसे आएगा Fs बाई k का वैल्यू दिया होगा, अगर पूछ रहा है तो सवाल में दिया है ना 1000। सॉल्व कर लो। 28 हुआ नहीं हुआ,
28 वही वाला है, स्ट्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। दो बॉडी है, दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दो बॉडी है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 3 अननोन आएगा, तीसरा अननोन किधर से पूछेंगे, रस्सी से, बस काम खत्म। चलो आज 28 तक ही 50% हो गया, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थोड़ा सा कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस मार्कर पर 20-30 बूंद डालिएगा उसमें। 30-30, हाँ 20-30 डाल दीजिए। क्लास में कम से कम 60-65 चाहिए, उसमें नहीं होगा सर। डायनेमिक रेसिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करे थे हमने, आई वर्सेस वी का, याद है? तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। अब यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस अलग अलग है। रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे पहले बताओ? अगर इसका वो इक्वेशन है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर R निकालना है तो क्या होगा, V बाई आर, सॉरी V बाई आई। ठीक है, तो तुमको रेशियो डेल्टा V चाहिए और डेल्टा I चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे हर जगह स्लोप देखोगे, स्लोप अलग अलग है, स्लोप अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए इस केस में हम जो ओम्स लॉ है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ओम्स लॉ भी जो भी है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस वैरी करता है। रेसिस्टेंस वैरी करेगा, इसलिए स्टैटिक रेसिस्टेंस की जगह यहाँ जो टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। और डायनेमिक रेसिस्टेंस को आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरडी की वैल्यू होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक है, जैसे यहाँ का वैल्यू V1, यहाँ का वैल्यू V2, इसके कोरोस्पोंडिंग करंट I1, इसके कोरोस्पोंडिंग करंट I2। ये डेल्टा V हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा I हो गया। एवरेज डायनेमिक रेसिस्टेंस है। अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो इसको और छोटा करेंगे, जिससे डिफरेंशिएशन वाला टर्म आएगा। बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। ग्राफ देगा, 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा, 2 पॉइंट का करंट दे देगा, आगे पूछ देगा ऐसा करेगा। और अगर रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे कभी कभी रिलेशन दे देता है, जैसे V इक्वल्स टू 5i स्क्वायर प्लस 2i, इस तरीके का रिलेशन देगा। फिर अगर R पूछ रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, dv बाई di से। ठीक है ना, फॉर फंक्शन और V वर्सेस I इक्वेशन, यह है इंस्टेंटेनियस डायनेमिक रेसिस्टेंस। ये एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो हेलो। आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहे हैं सर। अच्छा, बाकी लोग को देख लो, एक बार इंटरनेट चेक कर लो।
रेक्टिफायर क्या स्पेलिंग है? FI ये आग लगा है। समझ में आना चाहिए। नहीं वो फायर थोड़ा ऑड लग रहा था हमको भी। चलो तो अब एप्लीकेशन देखेंगे। डायोड होता क्या है वो देख लिया। अब डायोड जब बना है तो उसका कुछ तो काम होगा ना, क्योंकि ऐसे ही तो बना के उस पर टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे नहीं, कुछ तो यूज करेंगे। तो पहला यूज कैसे करेंगे? रेक्टिफायर की तरह। अब देखो जो भी डायोड था उसका एक प्रॉपर्टी था कि वो करंट कब कैरी करता है? जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके रखोगे तब। जब रिवर्स में कर दोगे तो करेगा, बहुत ही माइनर करेगा, माइक्रो एम्पियर में, जो कि हम रीड करने के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि अगर छूते भी हो तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है ना, माइक्रो में पता भी नहीं चलेगा। अब देखो पहला एप्लीकेशन रेक्टिफायर में ऐसे यूज करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका डायग्राम बना रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बता। एसी का सिंबल होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है टाइम के साथ। हो गया? अरे इतना प्यार से फिगर में कुछ भी खींच दो ना, इसे जल्दी से बना। पेंटिंग करने लगते हो। अच्छा अच्छा कॉपी है। चलो देखो क्या हो रहा है। देखो ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है ना, इधर जितना वोल्टेज आता है इधर कुछ वोल्टेज दिखता है, कुछ तो दिखेगा, वो कितना दिखेगा वो फिर ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब समझेंगे। अगर इधर एसी प्रोवाइड कर रहे हो तो इधर जो आएगा क्या होगा? एसी आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर काम किस पे करता है? एसी पे करता है, डीसी पे नहीं करता है। जनरली ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है ना, वोल्टेज स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, तुमको चाहिए कितना? 20 वोल्ट। तो इसको यूज कर सकते हो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। उल्टा भी कर सकता है, अगर इधर 20 आ रहा है तो इसको क्या कर सकता है? 10 कर सकता है। डिपेंड करता है कॉइल के नंबर पे। हमें उससे मतलब है, हमें मतलब है कि ये रेक्टिफायर कैसे काम करेगा। तो देखो होता क्या है कि जब यहाँ से आउटपुट आएगा ना, आउटपुट अगर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा रहे हो डायरेक्टली, यहाँ पे हमने क्या करा? एक रेसिस्टेंस लगाया, तो इधर से एसी आ रहा है, ये पॉइंट कभी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगले वाले साइकिल में क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है ना, आधे साइकिल एसी क्या रहता है? पॉजिटिव, आधे साइकिल एसी क्या रहता है? नेगेटिव। तो जब हमने शुरू से मैं प्लॉट किया बिना किसी रेक्टिफायर के, बिना किसी रेक्टिफायर मतलब वी आउट प्लॉट तुमने कर रहे हो, तो ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। वी साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन होता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करा, इस रेसिस्टेंस को जो हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली, इसको ऐसे अकेले अकेले यूज नहीं करेंगे, इसके पास में क्या करेंगे? एक डायोड लगा देंगे। तो इधर वी इन लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट एसी के टर्म में आ रहा है। अब समझो क्या हो रहा है। जल्दी से। हो गया ना, ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बताएंगे ना, ये ग्राफ पहले वाला ग्राफ, या इनपुट का ग्राफ इसको बोल सकते हो, क्योंकि इनपुट हमने ऐसा दिया। अब देखो क्या हो रहा है। देखो अगर इस साइकिल की बात करोगे, ये साइकिल क्या है? ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ये प्लस ये माइनस,
अगर एक साइकिल की बात करें तो ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस पे है। तो अगर ये प्लस पे है, ये हायर पोटेंशियल है, इधर कनेक्टेड किससे है, लोअर पोटेंशियल से। तो जब ये प्लस होगा ना तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस पे। जब इस पॉइंट पे प्लस है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बायस, ठीक है। तो जब हाफ साइकिल के लिए बात करोगे ना, जब ये एंड प्लस था तो ये ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है, तो वो पास होने दे रहा है आराम से। अब बात करते हैं दूसरे वाला सिचुएशन की। दूसरे सिचुएशन में क्या कर रहा है, दूसरे सिचुएशन में आधे साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा हाफ साइकिल का होगा ना, ग्राफ किधर चला गया, नीचे। नीचे ग्राफ जाने का मतलब है डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब ये पोलैरिटी क्या हो जाए, प्लस, और ये पोलैरिटी माइनस। तो जब ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ ना, तो ये किस कंडीशन में आ गया, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता। रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा तो ये कैसे काम बिहेव करेगा, ओपन सर्किट या फिर आर इनफाइनाइट। तो अगर आर इनफाइनाइट है तो इस सर्किट में करंट दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। जब नहीं दौड़ेगा तो ये पूरा का पूरा कैसे दिखेगा, खाली दिखेगा, ठीक है ना। फिर अगले साइकिल में जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एक बार इसकी तरह हो जाएगा। फिर आगे वाले साइकिल में क्या होगा, जो आगे वाला फिर से कुछ नहीं दिखेगा, टाइम टी। मतलब जो भी नीचे वाला जो ग्राफ था ना, नीचे नेगेटिव वाला ग्राफ, नेगेटिव को क्या कर दे रहा है, ये रेक्टिफाई करके हटा दे रहा है। नेगेटिव पे कितना आउटपुट मिल रहा है, 0। पॉजिटिव पे फिर आउटपुट मिलना है, फिर पूरे नेगेटिव पे क्या मिल रहा है, 0। तो अब तुमको नाम से देख के पता चल गया होगा इसको हाफ वेव क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आधा वेव क्या करता है, ये पूरा साइकिल है, पूरे साइकिल का आधा वेव इसने क्या करा, अलाउ किया, आधे को रेक्टिफाई करके हटा दिया। फिर जो नेक्स्ट साइकिल था, नेक्स्ट का आधा अलाउ करा, आधे को हटा दिया। तो हर साइकिल में ऐसे ही बिहेव करता है। जो भी पॉजिटिव वाला होगा, जैसे इसको कनेक्ट करें, जो भी पॉजिटिव वाला एंड होगा उस टाइम में पास करने देगा, और जैसे ये एंड नेगेटिव हो गया तो उसको पास नहीं करने देगा। आधा वेव पास करने दे रहा, आधा नहीं करने दे रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हाफ वेव है तो फुल वेव भी होगा। दूसरा क्या है तुम्हारा, फुल वेव। फुल वेव के दो टाइप, सेंटर टैप। इधर लिख देना, ये वी आउटपुट है और ये टी है। तो में पहला पढ़ेंगे सेंटर टैप, देखते हैं ये कैसे काम करती है। बाद में जूम करके पढ़ोगे उसको, आप पढ़ा बड़ा लिख लो। ज्यादा ही स्लो नहीं लिख रही हो, स्पीड बढ़ा। तो भी हेडिंग लिख रहे हो यार फुल वेव का, है? अरे वो सिंबल है, एसी का सिंबल है, वो जो इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया ना वेव, वो बता रहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हो क्या इनपुट है, एसी इनपुट है, वो सिंबल है।
अरे ड्रॉ करो, करो तो जल्दी करो, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करो ना। पिछले वाला करे थे, नहीं करे थे? नहीं करो, ये वाली डायग्राम में देखो, नया डायग्राम है, पुराना वाला नहीं, ये करो। चलो देखते हैं। तो इनपुट जो है, इनपुट अभी भी कैसा है, एसी है। और एसी मतलब जैसे अप्स एंड डाउन देगा, इधर वी इन और इधर सी। हमें प्लॉट करना है आउटपुट के लिए, आउट। चलो देखते हैं, समझो। अगर ये प्लस है और ये माइनस, ये एंड एक साइकिल के लिए अब समझते हैं ऊपर वाले, ये प्लस और ये माइनस। तो जब ये प्लस होगा तो ये किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस। दूसरा वाला रिवर्स। देखो ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस कहने का मतलब ये गायब हो जाएगा और ये काम करेगा, लेकिन किस तरीके से, वायर की तरफ से। अब समझना, करंट अगर यहाँ से चलता है तो ऐसे जाएगा, इधर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर जाने का इसका जरूरत नहीं, आया ऐसे और इधर से होके निकल गया। ठीक है ना? मतलब जैसे हमने इधर प्लस रखा था, इधर माइनस रखा था, तो कुछ ना कुछ करंट इधर से फ्लो हो रहा था। करंट तो पक्का फ्लो हो रहा है ना, इधर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो ग्राफ दिखेगा, ग्राफ इस तरीके से। ठीक है ना? डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन करंट क्या क्या है, इधर ये प्लस से ही जा रहा है, प्लस से जा रहा है, तो जो अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा। दूसरे का समझते हैं। दूसरे साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव होगा ना, तो ये इस बार क्या कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। तो जो रिवर्स बायस है उसको हटा दो, तो जो फॉरवर्ड है उसको भी हटा दो, लेकिन वायर कनेक्ट कर दो उसके। फिर ध्यान देना, करंट यहाँ से निकल रहा, जा रहा, अभी भी डायरेक्शन क्या है, लोड के अक्रॉस जो डायरेक्शन है ना वही है। ध्यान से देखना, करंट इधर से आया, जब लोड से पास हो रहा तो पहले भी इधर से ही जा रहा था, अभी भी इस लोड से इधर से ही जा रहा है। मतलब ये भी जो पॉइंट है ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो एक साइकिल का अगर तुमने समझ लिया, तो दूसरे साइकिल का आंख बंद करके क्या करना है, आंख बंद करके ड्रॉ करते जाना। अब तुमको पता चल रहा होगा कि इसको फुल वेव क्यों बोलते हैं, सेंटर टैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो वायर हमने निकाला था ना, वो कहाँ से निकाला, सेंटर से निकालना। ऐसे रेक्टिफायर के लिए जब हम कॉइल बनाते हैं तो एक वायर सेंटर से निकाल लेते हैं, और ये दोनों तो पहले से। ये फुल वेव का, ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का फाइनल डायग्राम जो होता है वो ड्रॉ कर देते हैं।
ये ट्रांसफार्मर है, ये रेक्टिफायर है। जैसे उधर वाला डायग्राम में बना रहे थे ना, तो ट्रांसफार्मर ये वाला पोर्शन था, बाकी जो पोर्शन था वो रेक्टिफायर का था। हो गया? ये भी ड्रॉ कर लो सेम टू सेम। हाँ छाप दो या ऐसे लिख दो, इस पे फिगर 1 या इस पे फिगर 2 लिख दो, पीछे वाला फिगर 1 लिख दो, लिख दो सेम फॉर फिगर 1 एंड फिगर 2, बस काम करते हैं। नहीं तो फिर ड्रॉ ही कर लो। हो गया? समझे? चलो देखो, मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इधर प्लस और इधर माइनस, आज ही तोड़ दोगे। कौन मार खा रहा है सर? क्या? कौन मार खा रहा है? धूमधाम आवाज आ रहा है सर। डायरेक्टर से। चलो बंद हो गया। देखो हो गया, ये प्लस हाफ साइकिल की बात करें, इधर वाला ये एंड प्लस है और ये एंड माइनस है, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस दिखेगा। ठीक है, अब समझना, ये प्लस है, इधर से पॉजिटिव इन पी कनेक्टेड है और इसके लिए एन कनेक्टेड है, तो अगर प्लस से पी कनेक्टेड है तो ये किस कंडीशन में रहेगा? आवाज कम हो गया सर। आवाज ही कम हो, जी बैटरी कम हो गया लग रहा है, तो फिर माइक भाग गया। रुक जाओ, अभी ठीक है? हाँ देखो, तो ये प्लस जब कनेक्टेड है पी एंड, इससे क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये किस कंडीशन में है? रिवर्स बायस में। ठीक है, सिमिलर ये माइनस कनेक्टेड है, माइनस से कौन कनेक्ट है? पी, और इधर एन, तो ये किस कंडीशन में होगा? रिवर्स बायस, और ये किस कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस। तो अगर आधा जो साइकिल है ना, आधे साइकिल के लिए बात करोगे तो ये गायब और ये गायब। जो भी रिवर्स बायस वाला है वो क्या होगा? ओपन हो जाएगा, तो करंट इधर से आएगा ऐसे, और इधर से निकल करके फिर वापस चला जाएगा। करंट आया, चला गया। करंट के डायरेक्शन पे ध्यान देना, इस ब्रांच से ये जो सर्किट है ना, आरएल से करंट का डायरेक्शन के ध्यान देना, किधर है? इधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो करंट ऐसे आया और ऐसे आके चला गया। इसके लिए ये प्लॉट कर दिए। अब आज अपनी कॉपी पे नहीं मिटा सकते हो तो उधर खास कुछ मत कर देना। हाँ पता चला हम मिटा रहे हैं तो तुम भी मिटा दो। अब दूसरे के लिए समझते हैं। ठीक है, इधर के लिए ये ऐसे था और ये जो था ये कुछ इस तरीके का था, तो इधर माइनस, इधर माइनस आएगा, ये हटा दो, ये प्लस, तो इधर प्लस आएगा। अब दूसरे कंडीशन में समझो क्या हो रहा है। दूसरे कंडीशन में ये माइनस है, ये पी है और ये एन है, तो माइनस के साथ कौन सा कनेक्टेड है? पी इंड, यानी अब ये किस में चला गया? रिवर्स बायस, तो इसको हटा दो। सिमिलर ये प्लस है, ये क्या है? एन, और ये पी, तो इस बार कौन सा रिवर्स बायस में है? ये वाला, तो फिर इसको हटा दो। तो अभी जो करंट फ्लो होगा, इधर से करंट जो आएगा, करंट कैसे फ्लो होगा? डायरेक्शन इधर चेंज कर दो, इधर से करंट आई निकलेगा पॉजिटिव एंड से, गया इधर, वायर है, पास करा, और अभी जब आरएल से पास हो रहा है ना, तो सेम डायरेक्शन में,
पहले भी क्या हो रहा था, इधर से ही फ्लो हो रहा था, अभी भी जब इधर से घूम के गया तो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी जो ये नीचे था कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी हमने देखा था डायरेक्शन ऐसा ही था, अभी फिर दोबारा देखे, दोबारा भी पता चला डायरेक्शन क्या है, यही है, यही है, इधर से पास हुआ, फिर इधर से निकल के ऐसे पास होकर के इधर चला गया। क्लियर। तो जो भी हमें वेव मिल रहा था, जो नीचे नेगेटिव वाला टर्म मिल रहा था, उसको रेक्टिफाइल क्या कर रहा है, ऊपर कर देता। हाफ वेव यूज करोगे तो हाफ वेव में नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, अगर फुल वेव यूज करोगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, बस पॉजिटिव वाला मिलता है। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर का काम है। तो डायोड रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हो, बस कॉम्बिनेशन चाहिए कुछ, उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करोगे इस तरीके का वेव मिलेगा। तो देखो वेव तो यह मिल रहा है, पॉजिटिव कर दिया, जो भी तुम्हारा करंट था ना उसको इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव तो करा, लेकिन जो रिपल्स है ना उसको खत्म नहीं कर पाए। रिपल्स मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, पीक पहुंचा फिर नीचे आया, फिर पीक पहुंचा फिर नीचे आया। तो अगर डिवाइस से बस रेक्टिफायर लगा के छोड़ दोगे ना तो भी उसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वेरी करेगा। डायरेक्शन तुमने चेंज कर दिया, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दिया, लेकिन फिर भी अगर बस रेक्टिफायर यूज कर रहे हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अब उस मैग्नीट्यूड पे कैसे काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट करने के लिए हम रेक्टिफायर और साथ में उसके फिल्टर यूज करते हैं, जैसे आरसी फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं उसको, या फिर इंडक्टिव फिल्टर, इंडक्टर लगाते हैं। तो नेक्स्ट नोट में लिख देना, ये इधर का टॉपिक, मतलब थोड़ा सा टॉपिक है इधर पे, कैपेसिटर कैसे काम करता है वो देखते हैं। नोट में लिखेंगे फिल्टर, लिख देना reduces ripple in current or voltage reduces ripple in current or voltage करंट या वोल्टेज किसी का भी जो रिपल आ रहा है, मतलब जो वेरिएशन आ रहा है मैग्नीट्यूड में, उसको रिड्यूस करता है। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहला इसमें था आरसी फिल्टर, आरसी फिल्टर में क्या होता है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड। जो भी लोड है, इधर से लोड का मतलब होता है रेसिस्टिव लोड या रेसिस्टेंस। तो कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल टू द लोड। तो ये तुम्हारा रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर से आउटपुट मिला, और उस आउटपुट के अगेंस्ट में हम क्या कह रहे थे, पहले डायरेक्टली एक रेसिस्टेंस लगा रहे थे। ठीक है ना, जब हमने रेसिस्टेंस लगाया था तो इस तरीके का हो गया था। इतना हमने देखा कि जैसे अगर ये रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इस आरएल के अक्रॉस जो लोड मिलेगा, जो भी करंट या वोल्टेज मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, हमने इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया। पैरेलल में क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है ना, एनर्जी स्टोर करना। कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये जो एनर्जी स्टोर करता है ना, जैसे इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जब सप्लाई कर रहा है तो पीक वैल्यू तक जा रहा है, जो भी इसमें एनर्जी सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज जो वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के कहां तक कर रहा है, मैक्सिमम तक। जीरो से मैक्सिमम तक सप्लाई करोगे तो ये पूरा एनर्जी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, फिर स्टोर करने के बाद इस आरएल को सप्लाई करेगा। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसका फॉर्मूला तो अभी तुम लोग को पता नहीं है, कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना, ये कैपेसिटर पढ़ेंगे तो सी क्या है कैपेसिटेंस, वी क्या है
ठीक है। तो ये जो V है ना, ये पीक वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, अभी इसको लिखना मत, जो एनर्जी स्टोर होगा E वो होगा हाफ CV स्क्वायर। VO क्या है? पीक वैल्यू के रेस्पेक्ट। तो इतना एनर्जी स्टोर कर सकता है। अब स्टोर करके रखा, जैसे ही लोड कनेक्ट किया उसको क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करेगा। अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने रेसिस्टर लगा के रखा है तो वो एनर्जी जो स्टोर करा है वो रेसिस्टर को क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। तो इधर जो है ना, अगर कुछ कनेक्ट करके नहीं रखे हैं, मतलब इस रेक्टिफायर तो यह कैपेसिटर अगर कुछ कनेक्ट करके नहीं रखे हो तो ये जो एनर्जी है इतना स्टोर करके रखेगा, जिसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। पीक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर कर लेगा। जैसे ही तुम यहाँ पे रेसिस्टर लगाए या लोड लगाए, ये एनर्जी इसको सप्लाई करेगा। अब ये जो एनर्जी स्टोर करे ना, उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट स्टोर करा है तो जब इसको सप्लाई करेगा तो कैसा सप्लाई करेगा? कांस्टेंट। क्योंकि जब सप्लाई करता है ना तो कैपेसिटर खुद बैटरी की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होकर के जब दूसरे को एनर्जी सप्लाई करेगा तो कैसे बिहेव करता है? बैटरी की तरह। और बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो ये जो रिपल दिख रहा था ना, ये रिपल क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये इस तरीके का कनेक्ट हो जाता है। 100% गायब नहीं हुआ, कुछ कुछ होगा, लेकिन ये सीधा हो जाता है। तो अब B और I प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्लियर है? जल्दी से ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा प्लस दिखेगा और ये माइनस दिखेगा। REC का मतलब है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर कनेक्ट करा। ये पूरा एक डिवाइस है। फिर कैपेसिटर, इधर ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर ड्रॉ नहीं कर रहा है। देखना, लिखो टू रिड्यूस, उसी में टू रिड्यूस, टू रिड्यूस रिपल बाई लार्ज अमाउंट, टू रिड्यूस रिपल, टू रिड्यूस रिपल बाई लार्ज अमाउंट, टू रिड्यूस रिपल बाई लार्ज अमाउंट, capacitance, capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor must be very large, capacitance of the capacitor must be very large। C की वैल्यू जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा एनर्जी वो स्टोर करेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो जब सप्लाई कर रहा होगा रिपल और ज्यादा कम होते जाएगा। दूसरा है RL फिल्टर। इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं। ये इंडक्टर का सिंबल है और ये रेजिस्टेंस है।
ग्राफ यही रहेगा। मरकरी के साथ देखते हो ना चोक कॉइल लगा रहता है, कभी देखे हो? पहले मरकरी समझते हो, ट्यूबलाइट। अरे एक बड़ा बड़ा ट्यूब नहीं होता है जिसके साथ चोक लगा रहता है, इधर भी टूटा होगा कुछ हैंग, देखो ये हैंग कर रहा है ना, ये स्क्वायर वाला, या सॉरी रेक्टेंगल या जो भी शेप है, क्यूबॉइड, ये क्या है? इसमें चोक कॉइल है। इसका काम क्या होता है? ये वाला, वो इंडक्टर है बेसिकली। उसमें जो है वो क्या है? इंडक्टर है। जो सप्लाई आता है क्या, एसी सप्लाई आता है ना, जो कि फ्लक्चुएट करेगा, जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है वो जो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करेगा। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए हम इंडक्टर कॉइल यूज करते हैं। कि उसका वर्किंग कुछ इस तरीके से होता है। हो गया? और आर की वैल्यू कम होनी, एल की वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे कैपेसिटेंस को बहुत हाई करते हैं और इंडक्टर की वैल्यू कम करते हैं। यहाँ ग्राफ सेम रहेगा। दोनों का काम है रिपल कम करना। तो आरसी फिल्टर्स भी होते हैं और आरएल फिल्टर भी होते हैं। कंडेंसर देखो ना, फैन में कंडेंसर लगता है, नाम सुना है कंडेंसर? कंडेंसर कैपेसिटर ही है। कंडेंसर क्या है? कैपेसिटर है। यही काम करता है वो। जो भी तुम्हारा वेव आ रहा है, रेक्टिफाइड होने के बाद जब भी वो लोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो भी उसमें जो वैल्यू होगा ना वो रिपल ज्यादा होगा। अगर तुमने उसको रेक्टिफाई कर दिया तो भी वेरिएशन हो रहा है, लार्ज वेरिएशन है, उसको कंपनसेट कौन करेगा? कंडेंसर या फिर ये जो चोक लगा हुआ इसका काम। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.